जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ये वीडियो जीवन प्रबंधन चैनल से अपलोड कर रहा हूं और किसी चैनल को अपलोड करने का ये अधिकार नहीं है, अवैधानिक इलीगल होगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है चैनल। कोई भी शुल्क लेकर अगर इसको दिखाता है या इससे संबंधित सामग्री को बेचता है तो ये अवैध होगा। मैंने डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा जो टीका लिखी गई है श्रीमद् भगवद गीता की, उसको बहुत बार पढ़ा और हर बार नया अर्थ निकलता है। ऐसे ही परमहंस योगानंद जी द्वारा जो टीका श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई है, की गई है, वो भी बहुत अद्भुत है। मैं अभी एक बार भी पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ। फिलहाल मेरे सामने डॉक्टर राधाकृष्णन वाली पुस्तक है जिसमें मैं कुछ अंडरलाइन टॉपिक्स को आपसे डिस्कस करूँगा। अंडरलाइन मैंने किए हैं। कभी मैंने जब पढ़ी थी तो मैंने कुछ अंडरलाइन किए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो आपके सामने मैं उनको डिस्कस करूँगा। इसलिए डिस्कशन अंडरलाइन नहीं है, केवल श्लोक ध्यान लाने के लिए। केवल दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांख्य योग है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक है। काम जो होता है इच्छा है। काम यानी कामना। इच्छाएं जितनी ही अदम्य होती हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः माने मनुष्य जितना अधिक विषयों को ध्यान करता है। विषय क्या होते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये बात इसमें टीका में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको समझा रहा हूँ। विषय आप सोचते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कभी आप ध्यान से देखिए तो अनुशासन भी कहा जाता है हिंदी में। अंतर अनुशासनात्मक उपागम, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं, हिंदी में अनुशासन कहते हैं। उसी को विषय कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ विषय का मतलब है काम भावना। काम भावना नहीं बल्कि कामना, यानी कि इच्छा, डिजायर। एक्चुअली क्या है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारे सेंसरी ऑर्गन से। सारे विषय हमारे सेंसरी ऑर्गन से जुड़े हैं। मैं हाथ में अगर ये माउस लिए हूं तो मैं इससे ग्रेविटी फील करता हूं। मैं इसमें फील कर रहा हूं। सेंसरी ऑर्गन है मेरा, बता रहा है कि इसके अंदर भार है, ये नीचे की ओर ले जा रहा है। इसका रंग स्लेटी कलर का है, ये ग्रे कलर का है। इससे ये कार्य होते हैं। हमारी सेंसरी ऑर्गन्स ही हमारे मन में विषय पैदा करती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, मनुष्य विषयों का ध्यान करता है। किसके कारण? सेंसरी ऑर्गन्स के कारण। सेंसरी ऑर्गन्स हमारी जो होती हैं, आँख कान नाक, रूप रस स्पर्श गंध स्वाद, इन सब से जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वही। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषु उपजायते, संगह तेषु उपजायते, उससे संग उत्पन्न होता है। संग का मतलब है वो हमें अच्छा लगता है। जब हम किसी को देखते हैं तो वो हमें पसंद आता है, लव एट फर्स्ट साइट। जब हम किसी को सुनते हैं तो वो संगीत बड़ा कर्णप्रिय महसूस होता है, किसी की आवाज़ बड़ी मधुर प्रतीत होती है। सुनते ही एकदम से अपना लेने को मन करता है कि ये चीज़ कितनी सुंदर, कितना अच्छा संगीत है, मैं इसको काश मैं खरीद पाता। तो वो कैसेट जो सुन रहे होते हैं, सीडी जो सुन रहे होते हैं, जो संगीत सुन रहे होते हैं, फ़ौरन होता है डाउनलोड कर लो, खरीद लो वगैरह वगैरह। यानी ये सब डाउनलोड करना, खरीदना, अपने पास रख लेना, मांग लेना और यहाँ तक कि चुरा लेना और यहाँ तक कि छीन लेना, ये सब चीज़ें क्या है? ये संग है, ये संग कहलाता है। यानी ये अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट हमारे मन में आता है। संगात संजायते कामः, संग से काम उत्पन्न होता है, यानी उसके अंदर कामना पैदा हो जाती है। हर वक्त हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं। हमें कोई बहुत सुंदर वस्तु, बहुत ही सुंदर प्यारी गंध वाली वस्तु, बहुत ही अच्छे स्वाद वाली वस्तु, ये सब चीज़ें जो हैं अपील करती हैं। इनको हम अपने से दूर नहीं करना चाहते, अपने शरीर से चिपटा के रखना चाहते हैं। शरीर से या ध्यान रखिए। तो संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जब कामना पैदा होती है तो संसार में चीज़ें विलग भी होती हैं, अलग भी होती हैं। जब अलग होती हैं तो इरिटेशन होता है, क्रोध पैदा होता है, गुस्सा आता है, और तब हमें जो है क्रोध पैदा होता है। और क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, यानी मूढ़ता पैदा होती है, एक तरह की बुद्धिहीनता उत्पन्न होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम तार्किक नहीं होते। याद रखिए, जब आप क्रोध में हैं तो तर्क में नहीं होते।
मूढ़ता से स्मृति नष्ट हो जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धिनाश हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धिनाश से विनाश हो जाता है। मेरे ही एक यूट्यूब के दर्शक बच्चे ने एक अपनी बात रखी कि उसके फूफा जी उसके पिताजी को गाली देते हैं। उसके पिताजी विनम्र होने के कारण, सभ्य सज्जन होने के कारण या अपनी बहन का ध्यान रखते हुए उन दुष्ट फूफा की सारी गालियां सुन लेते हैं। इस लड़के को, जो कि युवा है, इसको क्रोध आता है और क्रोध आके इसने यहाँ तक कहा कि मैं किसी दिन उनको मार दूंगा, यानी आई विल किल हिम। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसे में पहली बात, अगर सपोज कर लो तुम ये कर दोगे, ये क्रोध की चरम अवस्था है। इस अवस्था में अगर तुम ये कर बैठते हो तो एक तो तुम्हारी बुआ जी विधवा हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम जेल चले जाओगे, बचोगे तो नहीं। तीसरी बात, तुम जो सोचते हो, जिस करियर के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, वो तुम्हारा रखा रह जाएगा। जीवन में कुछ बन नहीं पाओगे। हमें कई बार विषपान करना पड़ता है। भगवान शिव इतने बड़े क्यों हैं? उन्होंने विष पी लिया। भगवान चंद्रमौली, जिन्होंने चंद्रमा को सिर पर धारण किया, चंद्रास सर्वत्र वंदिते, कुटिल होने के बावजूद भी चंद्रमा टेढ़ा है, और टेढ़ा है ही नहीं, होता ही चला जाता है। तो कुटिल होने के बावजूद भी उन्होंने चंद्रमा को सिर पर धारण किया। अत्यंत चंचल वेगवती गंगा को जटाओं में बांध लिया। गरल विष पी लिया, विषधर को चारों ओर लपेट लिया। संसार को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिए, संसार को चंद्रमा के टेढ़ेपन से बचाने के लिए, संसार को जहर से बचाने के लिए, संसार को नागों से बचाने के लिए सबको अपने मन में धारण कर लिया। काम लोगों को मार डालता, काम वासना मारी डाल रही फिर भी, लेकिन भगवान शिव ने काम से स्वयं वैर लिया। आपको कहानी पता ही होगी, काम से उन्होंने स्वयं वैर लिया बाकायदा। तो भगवान शिव इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजों को अपने में धारण कर लिया। क्या वो चाहते तो इन सबको नष्ट नहीं कर सकते थे? शिव को, विष को, सबको नष्ट कर, वो उसको, विष को और नाग को और सभी को नष्ट कर देते। लेकिन विषपाई बने, विष को गले में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। हम और आप इंसान हैं तो इतना कर सकते हैं कि क्रोध को थोड़ा काबू में करें। जैसे जिस लड़के ने ये बात शेयर की, आपके पिताजी केवल इस बात से बंधे हुए हैं कि उनकी बहन की वजह से उनकी बहन को कष्ट ना हो, तो उस दुष्ट बहनोई की वो सारी बातें सुन रहे हैं। मैं अक्सर मेरी कहानियों में, मेरी बातों में फूफा बहुत खलनायक किस्म का व्यक्ति होता है। ये बात एक बार फिर साबित हो रही है यहाँ पर। ये अत्यंत दंभी प्राणी होता है। आप में से बहुत लोग फूफा होंगे, मैं भी फूफा हूँ किसी का। लेकिन ये अत्यंत दंभी प्राणी होता है और अत्यंत घमंडी और अपने पत्नी के भाई और उसकी पत्नी और उसके परिवार पर इतना अधिक हक जमाता है कि जो असहनीय होता है। ये बहुत गलत बात है। इतना निरंकुश और इतना ऐसे व्यक्तियों को दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। ना आप मेरे घर आइए, आइंदा मुझसे कोई वास्ता मत रखिए। लेकिन लोगों को डर होता है कि मेरी बहन को ताने देगा, परेशान करेगा, तंग करेगा, उसका कौन है, घर से निकाल दे, को क्या करे क्या ना करे, इसलिए लोग दबते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस समाज में ऐसी बुराइयां व्याप्त हैं, आपको विषपान करना है थोड़े दिन। आप किसी बड़े पद पे पहुंच जाएंगे तो यही फूफा आपके चरणों में गिरा दिखाई देगा। ये गारंटेड है। मेरे बहुत से नातेदार, बहुत से रिश्तेदार जो तमाम उटपटांग बातें कहा करते थे, मेरे पीसीएस बनते ही उन लोगों के पंख झड़ गए, सबके उड़ानें बंद हो गई अपने आप। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कभी उन्हें घमंड नहीं दिखाया, दर्प नहीं दिखाया। लेकिन तो कोशिश करिए, क्रोध को रोकिए। हालांकि मैं खुद कहता हूं मुझे आता रहा है, अब फिलहाल मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैंने बरसों से मुझे नहीं आया। आप लोगों पर मैं गुस्सा होता हूं कभी कभी, तो वो सात्विक क्रोध है, आपके भले के लिए होता हूं। लेकिन आता नहीं है। आता है तो सिर्फ प्यार ही आता है केवल प्रेम, केवल यही लगता है। क्रिटिकों की भी आलोचना करता हूं कभी कभी, उनको भी कहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच बात यह है,
आलोचकों ने ही मुझे आप तक पहुंचाया है। ये एक बड़ा राज है। मैं फेसबुक पर शिखराइज एकेडमी के बारे में कुछ कह के और चुप हो जाता था। जस्ट लाइक ए पब्लिसिटी हर कोई करता है, कोई बुराई भी नहीं। जब एक व्यावसायिक संस्था है, थोड़े बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसकी पब्लिसिटी भी की ही जाएगी। नेचुरली वेबसाइट भी बनेगी, पब्लिसिटी भी होगी, वो पोस्टर भी लगेंगे, सब कुछ होगा। तो मैं फेसबुक पर मैं ये बात कहता था। मेरे स्टूडेंट्स कई बार कहते थे कि देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सर की वैल्यू नहीं समझते। मुझे कभी कुछ लगा नहीं, मैं कि वैल्यू समझना ना समझने से क्या मतलब। फेसबुक पे 5-6 हज़ार लोग थे, सबको हटा दिया था मैंने बाद में। आज कोई भी नहीं है। मैंने सोचा ग्रुप में रखूंगा। तो एक पर्सन बार बार कमेंट करता था, नेगेटिव कमेंट करता था। और वो यही कहता था कि बस ये खाली अपनी पब्लिसिटी करते रहते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते रहते हैं। मेरे मन में आया कि यार, मैं पब्लिसिटी के पीछे इतना भागता तो हूँ नहीं, फालतू में लोग कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं निःशुल्क शिक्षण प्रारंभ करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी को जवाब देना था, मुझे लगा कि हाँ, पब्लिसिटी ठीक है, एक संस्था है उसकी पब्लिसिटी है, बट मेरे पास टाइम भी है और मैं बच्चों को निःशुल्क गाइड कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं निःशुल्क गाइड करूँ। तो मैंने चैनल बनाया और आज देखिए, ईश्वर कृपा से और आपके प्रेम से 31,000 होने जा रहे हैं। और व्यूज़ जो हैं वो भी 18 लाख 19 लाख होने जा रहे हैं। बहुत सारे डिलीट हो गए, वरना 20 लाख व्यू तो हो चुके। तो ऐसा होता है कि क्रिटिक्स भी अपनी जगह ज़रूरी होते हैं। तो आप क्रोध ना करें। क्रोध ना करने के लिए थोड़ा मन को शांत करें। जिस पीढ़ी की बात है उस पीढ़ी तक सीमित रहने दीजिए। जिस जनरेशन की बात है उसी जनरेशन तक सीमित रहने दीजिए। आपके पिता की जनरेशन और फूफा की जनरेशन एक ही है। ये साले बहनोइयों को निपटने दीजिए। पिता और फूफा आपस में साले बहनोई हैं, उन्हें आपस में निपटने दीजिए। वो सह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जब आप कुछ बन जाएंगे तो वो फूफा शांत हो जाएंगे। रीज़न ये, अभी वो आपके भी विरुद्ध हैं और आप जब कुछ बन नहीं पाओगे तो और विरुद्ध रहेंगे। तो कोशिश करो कि क्रोध ना करके उनका मसला उन तक छोड़ो। बहुत से लोगों के घरों में बड़े डिस्टर्बेंसेस हैं, कारण निम्न मनोवृत्ति है लोगों की। बहुत से नाते रिश्तेदार इनएविटेबल हैं। अभी एक किसी मेरे यूट्यूब के व्यूअर ने कहा था कि उनके घर में उनके बुआ के लड़के आके जमे रहते हैं और बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मजबूरी है बेटा, ये सब सहना पड़ेगा। दिक्कत ये है, तुम्हारे पिता उन्हें भगा नहीं सकते। जब तुम इस स्थिति में आ जाओ, मेरे पिताजी तो भगा देते थे। फैक्ट है बिल्कुल। उन्होंने, एक आवारा रिश्तेदार थे हमारे, तो उनको उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, भाई मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता अपने घर में। ही नेवर केयर्ड अबाउट दिस थिंग। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे। वो परवाह सिर्फ और सिर्फ मेरी करते थे, जिसमें कहता हूँ पुत्र भक्त पिता जिसे कहते हैं। सारे लोग कहते थे कि और लोग पितृभक्त पुत्र होते हैं और ये पुत्र भक्त पिता है। इन्हें अपने पुत्र के लिए जो कुछ हो सकता है वो ये करने को तैयार है। दुनिया से लड़ाई ले सकते हैं और ये उस पर आँच नहीं आने देंगे, उसको कोई छाया नहीं पड़ने देंगे। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो वो बुरे नहीं हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी बातें हैं। तो बात ये है ना, क्रोध मत करिए, क्योंकि अभी मैंने कहा क्रोधात बहुत ही सम्मोहा, आप अंधे हो जाते हैं क्रोध में और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो आप जो है ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई। अब पैरा बदल के, जैसे पैरा बदलते हैं लिखने में, ऐसे ही मैं बोलने में भी बदलता हूँ। पैरा बदल के मैं अब दूसरे श्लोक पर आता हूँ। जो मैंने कुछ अंडरलाइन किए हुए हैं वो श्लोक मैंने सामने खोले हुए हैं। आगे एक श्लोक है, 71 है ये। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। स शांतिम अधिगच्छति। मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ। जो मनुष्य सब इच्छाओं को त्याग देता है, जो लालसा से शून्य है, किसी वस्तु के साथ जिसका ममत्व नहीं होता, ममत्व ममता, जिसमें अहंकार की भावना नहीं होती, उसे शांति प्राप्त होती है। अहंकार का मतलब मैं बहुत कुछ हूँ। ये सरकारी नौकरियां इसके लिए बड़ी खराब हैं, अहंकार पैदा करती हैं। जब शक्ति आती है हमारे पास तो हमें अहंकार हो जाता है। मुझे भी रहा। ऐसा नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो अहंकार खत्म हुआ, तब भी बना रहा, और ज़्यादा हो गया। इसलिए हो गया कि छोड़ देने के बाद तो आपकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं।
इसलिए कि तब तो सीट का बंधन होता है, छोड़ने के बाद सीट का बंधन नहीं होता। आपके बहुत सारे अपने लोग होते हैं इतने डिपार्टमेंट में कि आप उनसे कुछ भी कहते हो, कुछ भी करवा सकते हैं। किसी को शक्ति का मतलब है नुकसानदेह शक्ति, कोएर्सिव पावर। पावर मीन्स कोएर्सिव पावर, यानी अगर आप किसी का नुकसान करने पर मादा हो तो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं उसका। जब आप विभाग में होते हैं तो आप उतना नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो आपकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो हम लोग निशाचर हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं। सरकारी नौकरी पाते ही हम भ्रष्ट ना हो भले ही, लेकिन अगर भ्रष्ट नहीं होते तो और शक्तिशाली होते हैं। तब तो हमें लोगों को क्रश करने में, उन्हें पीसने में और आनंद आता है कि मैं करप्ट नहीं हूं, मैं पैसा नहीं ले रहा, तो मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। ये बड़ा खराब आनंद है। किसी को बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। कभी कभी लोग इलीगल काम कर रहे होते हैं, तो हम विधि तक सीमित रहें, लॉ तक सीमित रहें, उन्हें बर्बाद करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए उतर के ना आए। इनफैक्ट ये ज्ञान मिलते मिलते बड़ा समय लगता है। मैं इसीलिए तुम लोगों को अभी से देना चाहता हूँ कि अगर अभी से तुम्हें ये ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, पिताजी चले जा चुके थे तब तक, और सरकारी नौकरी में आया तब तक रहे पिताजी, कुछ साल साथ में रहे, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हें नहीं पता था कि मुझे कितनी शक्ति मिली है और कितनी नहीं मिली है, मेरी शक्ति का मोल क्या है। क्योंकि या तो बंगले हो गए होते बहुत सारे, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे चारों तरफ मैंने खरीद ली होती, और तमाम विदेश यात्राएं कर रहा होता, फार्म हाउस खोल लिए होते, खरीद लिए होते, तो वो समझते कि बड़ी भारी शक्ति मिली है। ऐसा कुछ नहीं था, हम किराए के मकान में ही रहते रहे। तो उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास शक्ति कितनी है। नहीं तो वो जरूर मुझसे कहते कि तुम गलत कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, गलत कर रहे हो, शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हो। ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता लगा। मैं घर की बात तो ऑफिस में, ऑफिस की बात घर में करता भी नहीं था। तो मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि अभी से एक बात ध्यान दो, शक्ति का नशा ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कि कुछ नए आईएएस आईपीएस जो हैं, प्रॉपर नौकरी ज्वाइन करने के पहले बड़े प्यार से जुड़े रहते हैं अपने दर्शकों से। अच्छी बात है। नौकरी करने के बाद तो समय ही नहीं मिलता। तो कई बार ऐसा होता है कि विहाय कामान स सर्वान पुरुषान निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिंदगी का पहला उद्देश्य शांति होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई तनाव नहीं है, अगर मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ और अगर मुझे कोई तनाव नहीं है, आप में से किसी ने एक दिन लिखा था यू आर एंजॉइंग रियल लाइफ। आज की बात नहीं है, मैंने रियल लाइफ हर समय एंजॉय की है। रीज़न ये है कि ज़्यादा कामनाएं ना करके उतनी मिलती रहे जितना मुझे शौक है। थोड़े से मुझे हॉबीज़ हैं। गैजेट्स की मुझे हॉबी है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हॉबी है। जब पहले गैजेट्स नहीं बिका करते थे मार्केट में, तो मैं सर्किट बनाता था अपने खुद, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदता था, ट्रांजिस्टर्स। फिर आईसी का ज़माना आ गया, तो आईसीज, इलाहाबाद में पढ़ता तो ट्रांजिस्टर्स थे। फिर इसके बाद में सरकारी नौकरी में आ गया तो आईसी आने लगी थी उस समय। तो मुझे दो आईसीज के सर्किट मैंने बहुत बनाए, 555 का और 741 का। दो आईसी थी, इनके मैंने बहुत सारे सर्किट बनाए। और बड़े मतलब यही सब तार वार और ये सब फैले रहते थे, आज भी फैले रहते हैं। अब थोड़े से गैजेट्स मार्केट में आ जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें। बस इसी का मुझे शौक है, ना मुझे खाने का शौक, ना पीने का शौक, ना चाय कॉफ़ी के अलावा कुछ पीता नहीं। तो इन पैसों को मैं लगाता हूँ अपनी हॉबी में, किताबें खरीदने में। तो बात यह है ना कि जब आपका जीवन में कोई तनाव नहीं होता, आप कोई चिंता नहीं, लोगों ने कहा कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, ना हो ना हो। क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता प्रमोशन ना हो तो, कि नहीं होगा कि आपका सबॉर्डिनेट ऊपर बैठ जाएगा, बैठ जाए। मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में कई जगह। जब मुझे इस बात की परवाह नहीं है तो मैं बॉस से क्यों दबूंगा, मैं उसकी मक्खनबाजी क्यों करूंगा। मैं तो करूं। डिपार्टमेंटल केस, मुकदमा ट्रिब्यूनल में डाला। वकील साहब ने कहा कि कुछ लाख रुपए जो हैं वो चाहिए, तो आप केस जीत जाएंगे। पता नहीं जज साहब ने मांगे थे कि नहीं मांगे थे, मुझे नहीं पता कि वकील साहब ही मांग रहे थे। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा, ना मेरे पास है। कि बोले आपकी तो कोचिंग चलती है और आप कर सकते हैं। मैंने कहा चलती है नहीं चलती है, ये आपका विषय नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे पास होंगे भी तो मैं उन पैसों से चाहे भले ही 10 गैजेट खरीद लूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। अगर न्यायपालिका न्याय करने को बैठी है तो वो न्याय करेगी, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आखिरकार मुकदमा हुआ, मेरे पक्ष में हुआ, फैसला मेरे पक्ष में हुआ। वकील साहब बीच में उड़ाना चाहते थे पैसे। एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मांगे थे किसी और केस में, मैंने नहीं दिए तो मेरे विपक्ष में चला गया। ठीक है, मैं हाई कोर्ट चला गया। बात ये ना, इनको मैं तनाव नहीं मानता। ये तो प्रक्रिया है जीवन की, आपको निभानी पड़ेगी। इसलिए विहाय कामान यह सर्वान
पुमांश चरति निस्पृह। जब आप कामनाएं छोड़ दें, ये बड़ा मुश्किल काम है, कामनाएं छोड़ दें। मैं कहता हूं आपसे, मेरी कामनाएं कौन सी छूटी हुई हैं? मैंने तो नहीं छोड़ी हैं। जीवन जब तक जीना है, कामनाएं तो हैं, लेकिन हम उन्हें कम कर सकते हैं। हम एक चीज कर सकते हैं कि जो एक और श्लोक में कहा गया, मैं निकाल नहीं रहा, उससे पीछे रह गया वो। जब ये बात आती है कि जो सुख दुख में समान रहता है, मान लो मैंने कोई इच्छा की, उस इच्छा करने के बाद मेरे अंदर लॉन्गिंग पैदा हुई कि ये पूरी हो जाए, वो नहीं हुई तो मैं दुखी होऊंगा। अब बस अगर पूरी नहीं हुई तो मैं दुखी ना हूं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान रहें, लाभ अलाभ जय और पराजय में समान रहो। ठीक है। ऐसे अवसर बहुत आए हैं कि जब किसी मामले में मेरे विपक्ष में मामला चला गया, अगेंस्ट चला गया, मुझे वो नहीं मिला, मैं तब भी उतना ही मस्त बना रहा। मैंने घर पे बताया, पत्नी को, बच्चों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये ठीक है। वो भी जानते हैं कि पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्नी को भी पता है कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मस्त हैं अपने आप में। एक्चुअली बात ये है ना, कामनाएं तो जल्दी समाप्त नहीं होती, जीवन भर रहती हैं। हम एक काम कर सकते हैं कम से कम, कि हम उस ईश्वर की शरण में थोड़े रह सकते हैं, जितना देर रह सकें। अगर थोड़ी देर उसकी शरण में रहते हैं तो कामनाएं हमारी पूरी ना हो तो हमें कष्ट नहीं होता। अभी जो कहा था, संगास्तेषुपजायते, संग उत्पन्न होता है, वो संग नहीं पैदा होगा जल्दी। ये डॉल यहाँ रखी रहती है, आप लोग कहते हो तो मैं रख भी लेता हूँ इसे। संग नहीं है, बच्चे ले जाते हैं कई बार, इसलिए बदलती है। मेरी कई स्टूडेंट पूछती हैं, पुरानी स्टूडेंट जो है, कि सर पहले दूसरी वाली डॉल थी, हमने कहा वो मेरी पोती ले गई, या एक बच्चा आया था ऊपर, उसे अच्छी लगी वो ले गया, दूसरी आ गई। जरूरी नहीं है कि उसी रूप रंग की मिले जैसी मिली। तो बात ये ना, संग नहीं होना चाहिए, संग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, सॉफ्ट टॉयज मुझे अच्छे लगते हैं, एक वातावरण भरा भरा रहता है। बच्चों की उपस्थिति मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, ईश्वर की उपस्थिति अच्छी लगती है। तो ईश्वर के स्वरूप भी हैं ऊपर, नीचे एक बच्चे का स्वरूप भी है, तो बच्चे और ईश्वर दोनों एक ही होते हैं। तो इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान यही रखना चाहिए। मैं कभी कभी कुछ बातों पर एक चीज सोचता हूँ, बड़े आप भी समझिए इस चीज को, मेरी बात को। कभी कभी जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं सोचता हूँ, अगर ये समस्या किसी आदिवासी के सामने आई होती, ट्राइबल पर्सन जो वास्तव में पिछड़ा हुआ है, ये नहीं कि वो मुख्य धारा मिल चुका है, समाज में आ गया है, नाम से खेल केवल आदिवासी है। अगर आदिवासी के समक्ष आई होती एबोरिजिनल, तो वो कैसे निपटारा करता? बहुत सी समस्याएं तो उनके सामने आती ही नहीं है आज के जीवन की, लेकिन कभी कभी कुछ होती हैं। एक्चुअली जो ट्रू मानव है, सच्चा इंसान, वो दो ही हैं, या तो एक छोटा बच्चा, या जनजाति आदिवासी, जिनके अंदर ट्रू मानवीय फीलिंग होती है एकदम टोटल। जब वो समाज में जुड़ जाते हैं आके, तो वो बिगड़ने लगते हैं, एकदम उनके कंटेमिनेट होने लगती हैं फीलिंग्स। मैंने बहुत पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी बहुत पढ़ी है मैंने, और मेलेनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन की ओरिजिनल रिसर्चेस पढ़ी हैं, विल्बर्ट मूर के बारे में उनकी रिसर्चेस पढ़ी हैं। तमाम लोगों ने जिन्होंने ट्रोब्रियांड आइलैंड में और मेलेनेशिया, मैक्रोनेशिया वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने स्टडीज़ की हुई हैं, वो स्टडीज़ मैंने सारे ओरिजिनल वर्क पढ़े हैं, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। ट्राइब्स को जब हम देखते हैं तो वो निश्चल मानव होते हैं। गुस्सा आया मार दिया, प्यार आया तो प्यार कर लिया, कुछ इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि खा जाते हैं इंसान को ही अफ्रीका में कुछ जनजातियां हैं, वहाँ प्यार जताने का एक तरीका है कि सबसे प्यारा वो जिसको पेट में रख लो, यानी वो खा जाते हैं। रीज़न ये, उनकी समझ है, अपनी जैसी समझ है, एकदम विशुद्ध इंसान है, बिल्कुल ही सीधे सीधे। अब आप कहिए ये भी क्या इंसानियत हुई? अरे तो हम ही आप में कौन सी इंसानियत है यार? हम लोग तो प्यार करते हैं, छलते हैं, धोखा देते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसको ठगते हैं, दूसरे से प्यार की पींगे बढ़ा लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं, पत्नी को पता भी न चले, हवा भी न चले, एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड रख लेंगे, सब कुछ करते हैं। हम कौन से इंसान हैं? हम तो उनसे बड़े खराब हैं। हम उनको खराब कह रहे हैं कि वो खा जाते हैं। अरे वो खा के एक बार निश्चिंत तो हो गए। है एक ट्राइब ऐसी, आप पढ़िए, मानव भूगोल में पढ़िए, ह्यूमन ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी रादर, सोशल ज्योग्राफी किताबों में पढ़िए। तो ऐसा होता है ना कि हम जितना मौलिक रह सके रहें, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी खा जाएं जिसे प्यार करें, ये हमारा समाज नहीं अलाउ करता। और दूसरे, भाई मैं नॉनवेज तो नहीं हूँ, तो जिसको प्यार करूं उसको खा नहीं सकता
भाई ज़्यादा से ज़्यादा समोसे को प्यार कर लेंगे, पेस्ट्री को प्यार कर लेंगे, वो भी डायबिटीज़ नहीं खाने देगी। तो इंसानों को जब हम प्यार करते हैं, तो उस प्यार की एक सीमा होनी चाहिए। जैसे मैं बहुत प्यार करता रहता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़रा-सा मुझे खटकता है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया, व्याहाय कामान या सर्वान पुंश्चान चरति निष्प्रह, निष्प्रह होना चाहिए, लालसा से शून्य होकर। जब मैं किसी को प्यार कर रहा हूँ, जब मैं किसी को चाहता हूँ, तो उसका भी ये फ़र्ज़ है कि मुझे उसका प्रतिदान करे, बदले में उतना ही शिद्दत से वो भी मुझे चाहे। ठीक है, चाहता भी हो, उसी प्रकार से। लेकिन अगर वो मेरे विरुद्ध चल रहा है और मेरी शांति भंग हो रही, मैंने अभी क्या कहा? शांतिम अधिगच्छति, निर्ममो निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अंतिम उद्देश्य क्या है? 70वां श्लोक, कि शांति को प्राप्त करता है। मैं शांति भंग करने के लिए थोड़ी प्यार कर रहा हूँ। मैं किसी इंसान को चाह रहा हूँ, बच्चों की तरह अगर मैं चाह रहा हूँ, पुत्र पुत्रियों के समान चाह रहा हूँ, तो मैं शांति भंग करने के लिए नहीं चाह रहा। मैं जानता हूँ कि मेरा पुत्र भी, बायोलॉजिकल सन भी, अगर मेरी शांति भंग कर रहा होता, तो मैं ये पसंद करता कि वो अलग रहे और मैं अलग रहूं। मुझे इसमें कोई अशांति नहीं होती। रीज़न ये है कि जिस साथ से, जिस संग से शांति भंग हो, वो संग कभी अच्छा नहीं होता। मैंने अपने शिष्यों को भी कई बार ये राय दी है कि जब संयुक्त परिवार नहीं पट रही है, नहीं चल रहा है, तो अलग रहो, दैट्स बेटर। उससे आप लोग ज़्यादा करीब आओगे और आए। एक लड़का मेरे यहाँ पढ़ता था, पत्रकार था वो, उसने यही राय मांगी, एक बार मैंने कहा, उसके बाद उसने यही किया, अलग हुआ वो, और अलग होने के बाद उसके और उसके माता पिता के बहुत बेहतरीन संबंध रहे, और वो कहता है कि आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से करीब हैं, और एक घर में रहते हुए हम करीब नहीं रह पा रहे थे। तो संग है, सारा खेल संग का है, जितना भी किस्सा है वो संग का है। यानी कि ये हमारे मन में जो ये भाव पैदा होता है, इस भाव से हमें दूर रहना चाहिए। जब हमें किसी को दूर करना हो, तो दूर करने में हमें कष्ट ना हो, कठिनाई ना हो। जीवन में ये बात बड़ी काम आएगी, ध्यान रखना। क्रोध से याद रखिए, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध करेंगे तो सम्मोह उत्पन्न होगा। मैं इस विषय पे पहले भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग मामलों में बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ, क्रोध के अवसर ना आने दीजिए। अपना ईगो नीचे करके रखिए थोड़ा, कुछ नहीं घिस जाएगा। आपके इस ईगो का फ़ायदा उठाते हैं बहुत लोग। मैं अभी अभी इमोशनल अत्याचार का एक एपिसोड देख रहा था पुराना, इंटरनेट पर। तो उसमें एक लड़का जो है बता रहा था कि किसी लड़की ने उससे ये कह दिया कि तू मेरा खर्चा नहीं उठा पाएगा। ईगो पे चोट आ गई, उसने कहा चल कितना खर्चा करेगी, मैं उठाता हूँ तेरा खर्चा। उस लड़की का काम ही यही था। उसने कई लोगों को पटा रखा था और वो लोगों से बहुत पैसा खर्च कराती थी, और अल्टीमेटली यही निकल के आया बाद में। तो बात ये ना, ये कोई नई बात नहीं है, चाहे भले स्क्रिप्टेड होता हो ये सीरियल, लेकिन ये बातें समाज में हैं। ईगो पे चोट होती है, बस इंसान सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ, अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ हुआ कि नहीं। समझदार कौन हुआ, वो लड़की। बेवकूफ़ कौन हुआ, ये लड़का। बेवकूफ़ को सबक मिलना चाहिए कि नहीं? यस, मिला। सारी संपत्ति उसने लूट ली, लात मार के भगा दिया, और क्या करना है, यही होगा। इफ़ यू आर इमोशनल देन ओके, बट डोंट बी इमोशनल फूल, बट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब दूसरा कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा पाए। ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ। गोलमैन तो गोल मटोल करके कह गए, गोलमैन के कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। वो इतनी सारी किताब लिख दी उन्होंने, फिर भी उसका निष्कर्ष नहीं निकाला है। मैं निष्कर्ष निकाल के बता रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये होता है, दैट यू कैन नेवर प्ले विद इमोशंस ऑफ अदर्स, बट यू कैन नेवर लेट एनीवन प्ले विद योर इमोशंस। एंड यू आर इमोशनल, दैट्स ए बोन, बहुत अच्छी बात है, बट नेवर लेट एनीवन प्ले विद योर इमोशंस। कोई तुम्हारे इमोशंस पर तुम्हें बेवकूफ़ बना जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगला वीडियो आ रहा है आपके ही एक कहानी पर, जो कि आप में से हज़ारों की कहानी होगी, उस पर आ रहा है, इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।